everyone, this is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the economy lecture series, and today we'll be covering the topic of fiscal policy. Okay, so what is fiscal policy now? देखिए fiscal policy क्या है? fiscal policy एक ऐसी पॉलिसी है जो कि हमारी गवर्नमेंट को गाइड करती है। क्या करती है? हमारी गवर्नमेंट को गाइड करती है कि कहाँ पे खर्चा करना है, वेयर टू डू दी एक्सपेंसेस। ठीक है, खर्चा कहाँ पे करना है और मतलब ये जो खर्चा अगर हमने करना है तो ये कहाँ से जो है वो पैसा आएगा। ओके, तो ये सब जो है ये डिसाइड करती है फिस्कल पॉलिसी। अब देखिए होता क्या है ये सब, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हमने जब मैंने ये इकोनॉमी लेक्चर्स जो हैं स्टार्ट किए थे तो आई स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन के बाद हमने टॉपिक किया था मॉनिटरी पॉलिसी। ओके, नाउ व्हाट इज दिस इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब प्राइस इंक्रीज हो रहे हो मार्केट में। ठीक है, अगर प्राइस कॉमोडिटीज के द परसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ द कॉमोडिटीज इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, और अगर परसिस्टेंट प्राइस फॉल कर रहे हैं किसी कॉमोडिटीज के, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन। ये हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझा है। अब अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो वेरियस पॉलिसीज अपनाती है। नाउ स्पेसिफिकली अगर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बोले तो गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई जो हमारी सेंट्रल बैंक है। ठीक है, आरबीआई थ्रू इट्स मॉनिटरी पॉलिसी, आरबीआई क्या करती है अपनी मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ओके, और इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली हमारे पास दो पॉलिसीज हैं, या तो मॉनिटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई अपनाती है, या तो फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट अपनाती है। अब फिस्कल पॉलिसी जो है वो स्पेसिफिकली मतलब सिर्फ जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए नहीं है, इसके और भी बड़े सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर मैं मॉनिटरी पॉलिसी की बात करूं तो इट इज प्राइमरली कंसर्न्ड एक्चुअली विद द प्राइस स्टेबलाइजेशन ओनली। मॉनिटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी में क्या डिफरेंस है कि जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो उसके भी बड़े सारे ऑब्जेक्टिव हैं मॉनिटरी पॉलिसी के, हमने पढ़ा है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी रखना, और भी बड़े सारे ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, और भी बड़े सारे ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन प्राइमरली ऑब्जेक्टिव बीइंग द प्राइस स्टेबलाइजेशन। वेयर एज जो हमारा फिस्कल पॉलिसी है उसके और भी बड़े सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज यू कैन से इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बट देयर आर अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट एंड यू कैन से ओवर हेयर कि देखिए जो फिस्कल पॉलिसी है ना, ये हमारी गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी रिसिपिएंट हैं, कहाँ पैसा खर्च होगा, कहाँ से पैसा आएगा, वो सब डिसाइड करती है फिस्कल पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको समझना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो जितने भी एक्सपेंसेस करती है, खर्च करती है, या उसको कहाँ से पैसा आया, रिसिपिएंट किया, कोई बोरोइंग की, वो सब किस में आता है? फिस्कल पॉलिसी में आता है। ठीक है, ओके, यू अंडरस्टूड। देखिए अगर अगर फिस्कल पॉलिसी का नहीं भी पता है तो आपने कहीं पे टैक्स के बारे में सुना होगा, राइट? तो ये सब किस में आता है? फिस्कल पॉलिसी में आता है। लोन्स के बारे में सुना होगा, जब गवर्नमेंट लोन लेती है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से सपोज गवर्नमेंट ने लोन लिया, ठीक है, आईएमएफ से सपोज वर्ल्ड बैंक ने लोन लिया, इंडियन गवर्नमेंट ने किसी ने लोन लिया, तो वो सब किस में आता है? सब फिस्कल पॉलिसी में आता है। या फिर आप सबसे इंपॉर्टेंट जो है, देखिए मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ उसमें। देखिए फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि एक तो गवर्नमेंट ने खर्चा करना है, कहाँ कहाँ पे करना है, कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने खर्चा करना है, ठीक है, अब और ये पैसा आएगा कहाँ से, ये डिसाइड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगी गवर्नमेंट? एक स्टेटमेंट देगी। क्या करेगी? एक स्टेटमेंट रिलीज करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? एक स्टेटमेंट रिलीज करेगी, जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। एक स्टेटमेंट रिलीज करेगी जिसमें गवर्नमेंट बताएगी सबको, ठीक है, कि भाई इतना खर्चा आ रहा है, यहाँ पे स्पेंड करना है, और ये पैसा आएगा कहाँ से, ये सब एक स्टेटमेंट में जो है गवर्नमेंट वो बताएगी। ठीक है, और इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? पॉपुलरली कॉल्ड एज बजट। क्या कहते हैं जी? बजट। ठीक है जी, तो जो भी बजट प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी बजट है उसमें जिसमें हम एक्सपेंसेस डिस्कस करते हैं, जो गवर्नमेंट के रिसेप्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं, ये सब किसका पार्ट है? बजट का। तो आप देख सकते हैं कि जो बजट है बेसिकली आप कह सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी का ही दूसरा नाम आप ये भी कह सकते हैं कि बजट है, क्योंकि बजट इज ऑल अबाउट द एक्सपेंसेस एंड रिसिपिएंट्स। ठीक है, तो हमने इसमें बजट स्टडी करना है फिस्कल पॉलिसी में, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं। हाँ, अगर जैसे मैं बजट की बात करूँ तो बजट 2022-23 का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, हमारे चैनल पे ट्रिपल एस पे, तो यू कैन वॉच
जो भी बजट के जो सेशंस, जो हमारा बजट रहा है अभी, यूनियन बजट और इनफैक्ट जो J&K बजट है, दोनों बजट्स जो है मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विच आर गोइंग टू कम, ठीक है, इन दी नियर फ्यूचर. तो ये सारे जो है, तो बेसिकली व्हाट इज़ अ बजट? बजट जो है इट इज़ अ प्राइमरी स्टेटमेंट है, फिजिकल पॉलिसी, जिसमें जो है अपनी गवर्नमेंट बताती है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. देखिए फिजिकल पॉलिसी क्या है? फिजिकल पॉलिसी मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रिसिपिएंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने कितने एक्सपेंस मतलब कितना खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, और रिसिपिएंट मतलब कितना पैसा आएगा, कहाँ से आएगा, वो सब जो है ये फिजिकल पॉलिसी में हम डिस्कस करते हैं. फिजिकल पॉलिसी is the means by the government adjusts its spending levels, tax rates to monitor and influence a nation's economy. It is a sister strategy to monetary policy. It is a sister strategy to monetary policy. क्यों? क्योंकि monetary policy क्या करती है? monetary policy भी monetary policy तो actually price stabilization check करती है market में. It is primarily concerned with the inflation or the price stabilization you can say in the market. Why I am talking about inflation again and again is, आपने जो भी lectures मेरे पहले देखे हैं, because India is actually India और in fact world अभी at present time पे high inflation जो है वो face कर रहा है. ठीक है, we have seen the conditions of the countries like Sri Lanka, ठीक है, जहाँ पे आप ये जो है fiscal deficit काफ़ी increase हो गया है. Now what is fiscal deficit? That will अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, lecture में. Okay. Now the fiscal policy and monetary policy are used in various combinations to direct a country's economic goals. ठीक है, अभी जैसे स्पेशली अगर इन्फ्लेशन रेट हाई है तो भी मॉनेटरी पॉलिसी जो है, कुछ दिन पहले ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी और उसने क्या किया, इंटरेस्ट रेट्स चेंज कर दिए है ना. मॉनेटरी पॉलिसी के इंटरेस्ट रेट्स चेंज कर दिए. इस पर भी मैंने लेक्चर बनाया है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंक्रीज हो गए. ठीक है, जो रेपो रेट है वो इंक्रीज हो गया, CRR इंक्रीज हो गया, तो जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो उसको इंक्रीज कर दिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने. राइट नाउ व्हाट हैपन्स कि जब भी इस इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने की जब बात आती है तो क्या होता है, इस फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को वेरियस कॉम्बिनेशंस में जो है पॉलिसी मेकर्स एडजस्ट करते हैं सो एज टू मेंटेन द इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द कंट्री. ओके, नाउ सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिजिकल पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी स्टेबलाइजेशन ऑफ द बिजनेस साइकिल. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना, बिजनेस साइकिल को जो है स्टेबलाइज करना. ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस बिजनेस साइकिल? देखिए बिजनेस साइकिल में क्या है, बेसिकली इस तरीके से क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं. ठीक है, कि यहाँ पे जो है ये बूम का सेशन रहता है, यहाँ पे रिसेशन रहता है. बूम मतलब इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ, इकोनॉमी काफ़ी ग्रोइंग स्टेज पे है, फिर एक जगह आके इकोनॉमी जो है स्टेगनेंट हो जाती है. आफ्टर दैट जो है रिसेशन का पीरियड आता है. तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ साइकिल विच गोज़ ऑन. ठीक है, तो इस बिजनेस साइकिल को जो है स्टेबलाइज करना जो है काम है फिजिकल पॉलिसी का, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्राइमरली ऑब्जेक्टिव है फिजिकल पॉलिसी का, आप कह सकते हैं. मेंटेन हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो जो है उसको मेंटेन करिए, ये भी फिजिकल पॉलिसी का काम है. और मॉनेटरी पॉलिसी का भी ये काम है, ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट को चेक करना. ठीक है, देन कंट्रोल इन्फ्लेशन ऑब्वियसली. ठीक है, ओके, अब देखिए क्या है. नाउ सी व्हाट वी हैव इज़ कि अब ये यहाँ पे टेब्यूलर फॉर्म में मैंने बताया है कि जो फिजिकल पॉलिसी जो है, जो हमारी फिजिकल पॉलिसी होती है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि विच टाइप ऑफ फिजिकल पॉलिसी टू इम्प्लीमेंट. ठीक है, तो मेरा क्या टाइप्स हैं फिजिकल पॉलिसी के, कौन कौन से फिजिकल पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम वो पढ़ते हैं. ठीक है, और उसका क्या फिर आउटकम रहेगा. ओके, तो सबसे पहले देखिए ये काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी है. पहले इसको समझ लेते हैं कि काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी किसे कहते हैं. ओके, देखिए काउंटर साइकिल फिजिकल पॉलिसी किसे कहते हैं. दिस इज द स्टेज, ये आप टेबल फॉर्म में देख सकते हैं. ओके, यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है बूम. ठीक है, जब बूम पीरियड होगा, बूम पीरियड इज दैट पीरियड जहाँ पे आप कह सकते हो कि इकोनॉमी जो है ये एक्सपैंडिंग है, मतलब इकोनॉमी जो है वो आप कह सकते हो कि अच्छे लेवल पे है. ठीक है, इट इज़ एट अ गुड स्टेज, इकोनॉमी इज एट अ गुड स्टेज इन द बूम. ठीक है, इन बूम पीरियड इकोनॉमी जो है ये अच्छे स्टेज पे मानी जा रही है. ठीक है, अब इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अगर काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी अगर गवर्नमेंट अपनाती है, उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि अगर
जो अगर जो बिजनेस साइकिल है वो बूम पे होगा, अगर जो हमारी इकोनॉमी है वो बूम पे है, यानी कि अगर वो इट इज़ डूइंग गुड, हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छा कर रही है, तो उस केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर देगी। मतलब जो गवर्नमेंट अपना खर्चा जो है वो डिक्रीज कर देगी और टैक्स को इंक्रीज कर देगी। अब ये ऐसा क्यों करेगी, ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा क्यों करेगी। देखिए होता क्या है, बेसिकली एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर देगी, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पे, देखिए अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको कम कर रही है, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही। देखिए काफ़ी लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे, गवर्नमेंट क्यों इतना खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट खर्चा कम कर दे तो अपने आप प्राइस स्टेबलाइजेशन आएगी, बट ऐसा होता नहीं है। देखिए अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी ना, इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर कम कर रही है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट जो है रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड नहीं करेगी, गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ पे स्पेंड नहीं करेगी। गवर्नमेंट किस चीज़ का खर्चा करती है, अगर मैं आइडियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करूँ, ठीक है, एक्चुअली में क्या हो रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, आइडियल टाइप में यही होता है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, जब अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे ज़्यादा काम कर रही है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम समझते हैं कि भाई गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर दे तो फिर हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी सिटीजन्स को, हमें अच्छे रोड्स नहीं मिलेंगे, अच्छे रेलवेज नहीं मिलेंगे, या फिर मतलब गवर्नमेंट जो है स्पेंड नहीं कर पाएगी अच्छी फैसिलिटीज़ पे, राइट। तो इस केस में क्या होता है, काउंटर साइक्लिकल के केस में क्या होता है, अगर पीरियड बूम पे है, अगर इकोनॉमी बूम पे है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चा कम कर देगी और टैक्स इंक्रीज कर देगी। अब टैक्स क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो बिजनेस हाउसेस के पास ज़्यादा पैसा है, तो हम टैक्स को इंक्रीज कर सकते हैं ना, गवर्नमेंट विल इंक्रीज टैक्स हेयर, ठीक है। इस व्यू पॉइंट से, ठीक है, इस व्यू पॉइंट से कि पैसा ज़्यादा है तो हम पैसा स्क्वीज कर लेते हैं मार्केट से, तो टैक्स को इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉलिसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी भी कहते हैं, इस पॉलिसी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है। दूसरी आ जाओ, अगर रिसेशन है, रिसेशन का मतलब अगर स्लो डाउन है, इकोनॉमी स्लो डाउन है अगर, ठीक है, रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है। अब अगर स्लो डाउन है मार्केट में, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी। एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है अभी ज़्यादा मतलब खर्चा कर रही है, ठीक है, ओके, यहाँ पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी और टैक्स को डिक्रीज कर देगी। जो टैक्सेस हैं मतलब लोगों को रिलीफ देने के लिए या बिजनेस को रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स की जो स्लैब्स हैं उनको, मतलब जो टैक्स है उसको डिक्रीज कर देगी, ठीक है। अगर टैक्स डिक्रीज कर देगी यानी लोगों को इससे रिलीफ मिलेगा, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उससे लोगों को मदद मिलेगी, ठीक है, समझ आ गई बात। तो इस केस को कहते हैं एक्सपेंशनरी भी कहते हैं, इस केस को क्या कहते हैं, एक्सपेंशनरी। देखिए जहां पे भी आपको ये दिखेगा ना कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है, वेयर एवर यू विल सी दैट गवर्नमेंट इज एक्सपैंडिंग गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग इट्स एक्सपेंडिचर, उस अप्रोच को हम एक्सपेंशनरी अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेंशनरी अप्रोच कहते हैं, ठीक है। जब गवर्नमेंट जो है आप कह सकते हो कि थोड़ा मतलब लोन ईजिली प्रोवाइड कर रही है, क्रेडिट फैसिलिटी ज़्यादा दे रही है लोगों को, तो दैट इज़ एन एक्सपेंशनरी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है, यानी गवर्नमेंट जो है आप कह सकते हो कि क्रेडिट ज़्यादा मिलेगा लोगों को, लोन ज़्यादा मिलेगा लोगों को, ठीक है, तो इसको एक्सपेंशनरी कहते हैं, ठीक है। हमने मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसीज़ की थी, उसमें भी यही था कि जब रिजर्व बैंक जो है जब अगर लोगों को कंफर्ट, लोगों को जो है लोन ज़्यादा प्रोवाइड करे, क्रेडिट ज़्यादा प्रोवाइड करे, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सपेंशनरी। अगर वो मार्केट से पैसा स्क्वीज कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मार्केट से पैसा खींच रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शनरी। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट सिचुएशन दैट विच पॉलिसी टू अडॉप्ट, ओके। नाउ ये आ गया जी आपका काउंटर साइक्लिकल, ठीक है। अब काउंटर साइक्लिकल के आउटकम्स क्या रहेंगे, तो आउटकम्स है इट सॉफ्टन्स द रिसेशन एंड मॉडरेट्स द एक्सपेंशन। रिसेशन को ये कम करेगी, एक्सपेंशन को बढ़ाएगी, ठीक है, इंक्रीज करेगी, मॉडरेट करेगी, देयर बाय डिक्रीजिंग फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस साइकिल। तो उससे बिजनेस साइकिल की जो फ्लक्चुएशंस हैं उसमें कमी आएगी, उसमें कम आएगी, ठीक है। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ रहा था कि ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कौन सी फिस्कल पॉलिसी अपनाए, गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की, जितना मतलब कि जो इन्फ्लेशन अभी जो रेट है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी अपनानी चाहिए। अभी ये रिसेंट न्यूज़ में आ रहा था, ठीक है, ओके। नाउ कमिंग अपॉन टू प्रो साइक्लिकल। अब प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है, अगर बूम है, ठीक है, अगर आप कह सकते हो कि अगर इकोनॉमी ग्रोथ अगर कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट इस केस में क्या करेगी, अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी और टैक्स डिक्रीज कर देगी, तो इससे इस स्टेज को बोलेंगे एक्सपेंशनरी। अगर रिसेशन है तो यानी इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर देगी और टैक्सेस इंक्रीज कर देगी। अब देखो ऐसा क्यों करेगी गवर्नमेंट,
इस केस में क्यों करेगी? अब मान लीजिए गवर्नमेंट के पास फंड्स ही नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, ये रिसेशन है, तो इकोनॉमी में रिसेशन है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही रिसेशन फेस कर रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर देगी। अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर डिक्रीज करेगी, एक्सपेंस डिक्रीज करेगी, गवर्नमेंट डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे भी स्पेंड नहीं कर रही है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर रही है और पैसा खींचने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी पैसा है नहीं है, तो अपनी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी, लोगों से पैसा खींच रही है क्योंकि उसके पास खुद के पास पैसा है नहीं। तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी स्टेज, कॉन्ट्रैक्शनरी इसको कहते हैं, दिस इज द स्टेज ऑफ रिसेशन। और यहाँ पे आउटकम क्या है, डीपन्स द रिसेशन, एम्पलीफाइज द एक्सपेंशन, देयरफॉर इंक्रीजिंग फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस साइकिल, ठीक है, ओके। तो ये वाला केस है यहाँ पे, ठीक है। तो काउंटर साइक्लिकल और प्रो साइक्लिकल समझ आ गया आपको, ये फिस्कल पॉलिसीज के टाइप हैं, ठीक है, कौन सी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट अपना सकती है, प्रो साइकिल अपनाए कि काउंटर साइक्लिकल अपनाए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव दी फंड्स और अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि देखिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का खाता होता है, कोई गवर्नमेंट का खाता होता है, देखिए फिस्कल पॉलिसी इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट खाता एक्चुअली, वेयर द गवर्नमेंट विल स्पेंड, फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट विल अर्न, ठीक है, एंड लाइकवाइज, ठीक है, कि कहाँ पे कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट खर्चेगी, कितना खर्चेगी, कहाँ से पैसा आएगा, तो ये सब जो है जैसे मतलब हम बजट मेंटेन करना, जैसे हम अपने घरों में भी हम अपना बजट मेंटेन करते हैं कि भाई इतना महीने का राशन आएगा, यहाँ पे जो है फीस बच्चों की जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ट्यूशन फीस जाएगी, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं कि हम कहाँ पे एक्सपेंस करेंगे, कहाँ सेव करेंगे, तो ये सारी एक्चुअली ये सारा जो है गवर्नमेंट का, ये सारा फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें वेरियस हेडिंग्स के अंदर हमने फिस्कल पॉलिसी बेसिकली पढ़ना है, देयर आर वेरियस हेडिंग्स जिसके अंदर हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है, वी हैव द फंड्स और द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो गवर्नमेंट है ना, उसके जो अकाउंट हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अकाउंट, जो भी गवर्नमेंट जो है हमारी इंडिया में जो भी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसके अकाउंट्स जो हैं वो 3 पार्ट्स में रखे जाते हैं। तो देयर आर बेसिकली 3 अकाउंट्स, यू कैन से, हमारे गवर्नमेंट के 3 अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला वी हैव कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके, फर्स्ट वी हैव द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड नेक्स्ट वी हैव दी पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, एंड द थर्ड वन इज कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो एक एक करके हम इन सबको इन सभी अकाउंट्स को हम देखते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? देखिए, net proceeds of certain taxes and duties to state, all revenues received by the government of India, all loans raised by the government by the issue of treasury bills, loans, advances, and all money received by the government in repayment of loans shall form consolidated fund of India। देखिए, ऐसे समझिए कि जो भी पैसा गवर्नमेंट को आता है, ठीक है, जो भी पैसा गवर्नमेंट को आता है, जो भी रेवेन्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट को आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने जितना भी पैसा रिसीव किया और गवर्नमेंट ने जितना भी पैसा रिलीज़ किया, चाहे गवर्नमेंट ने पैसा रिसीव किया चाहे गवर्नमेंट ने पैसा रिलीज़ किया, वो सारा ही किस में आता है? कंसोलिडेटेड फंड में आता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट देखिए जो रिसीव करती है, ओके, जो भी गवर्नमेंट रिसीव करती है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे, मतलब जो भी रेवेन्यू, मतलब जो भी हमें रिसीव मिलेगी, ठीक है, जो भी हम पैसा रिसीव करेंगे, ओके, वो सारा किस में आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा। और जो भी हमने पैसा लगाना है वो सारा किस में आएगा? वो सारा किस में आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा, ठीक है। चाहे वो लोन्स हैं, चाहे गवर्नमेंट कहीं से लोन्स ले रही है, ठीक है, चाहे वो टैक्स के थ्रू आ रहा है, किसी ड्यूटी के थ्रू आ रहा है, वो सारा पैसा किस में आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा। अगर गवर्नमेंट क्या करेगी? लोन रेज करती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट थ्रू इशूइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिनको हम जी सिक्योरिटीज़ कहते हैं। अगर गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करके पैसा रेज कर रही है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, लोन्स हो गए और कमर्शियल पेपर्स हैं, ठीक है। तो इन सब के थ्रू जो भी पैसा आया वो सब किस में आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आएगा, ठीक है। और एक और डेफिनेशन इसके हम देख लेते हैं, जो भी रेवेन्यूज़ हैं, चाहे वो टैक्स के थ्रू है, ठीक है, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कस्टम या एक्साइज ड्यूटी से पैसा आ रहा है, ठीक है, ये सब हमने पढ़ने हैं, ठीक है, ये बता देती हूँ मैं आपको, ये सारे टैक्सेस हमने पढ़ने हैं अभी, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जैसे लाइसेंस फ़ी है, कहीं से किसी से डिविडेंड्स आ रहे हैं, कहीं से प्रॉफिट आ रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का कोई प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, या फिर लोन जो है वो रेज कर रही है गवर्नमेंट, अगेन जो मैंने आपको बताया फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है, तो वो सारा ही किस में आ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है, ओके। एंड इट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल
टू विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ करना है, कहीं पे पैसा लगाना है, ठीक है, तो वो सब जो है, यानी कि आप ऐसा समझिए कि फॉर एग्जांपल हमारा बजट बना, ठीक है, बजट तैयार हुआ, तो बजट में जो भी पैसा लगाना है, ठीक है, जहाँ जिस भी सेक्टर में पैसा लगाना है वो सारा किस में से लगेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लगेगा। वो सारा पैसा कहाँ पे लगेगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लगेगा, ठीक है। अब पैसा आया, वो तो इट्स ओके कि पैसा आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, ठीक है, बट अगर जब पैसा लगाना है, जब पैसा विड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कहीं पे भी पैसा ले ले, पैसा लगा दे, नो, इसके लिए हमें पूरी पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक स्पेसिफिक आप कह सकते हो कि एक स्टेटमेंट जो है इन टर्म्स ऑफ बजट, मतलब एक पूरा प्रॉपर जो है वो होता है कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कहीं पे भी कुछ कहीं पे भी पैसा इम्प्लीमेंट मतलब लगा दे, ठीक है, इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। और जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल होता है इंडिया का, ठीक है, कैग, ओके, वो ऑडिट करता है इन फंड्स को फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट व्हाट वी हैव कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऐसे समझिए कि जो भी कहीं से पैसा आया, कहीं पे भी पैसा लगाना है, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज दिस पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया? नाम से ही समझिए पब्लिक अकाउंट, यानी कि लोगों का अकाउंट, जनता जो है हमारी, उनका अकाउंट, हम सबका अकाउंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, आपने कहीं पे भी, मतलब कोई भी जो रिसिप्ट्स है, कोई भी जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, नॉर्मल रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर है, वो तो कंसोलिडेटेड फंड में आती है, जो हमने पढ़ा, लेकिन उनके अलावा जो ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें कि गवर्नमेंट एक्ट करती है एज अ बैंकर, ऐसी ट्रांजैक्शंस जहाँ पे गवर्नमेंट जो है इट विल एक्ट एज अ बैंकर, वो सब जो हैं वो किस में आएंगी, पब्लिक अकाउंट में आएंगे। अब इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट विल एक्ट एज अ बैंकर, अभी समझ आ जाएगा। देखिए, जैसे कि ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू प्रोविडेंट फंड, पीएफ अकाउंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स हैं, ओवर डिपॉजिट्स हैं, जैसे पोस्टल इंश्योरेंस है, रिजर्व फंड है, रेमिटेंसेज हैं, ठीक है, ये या सस्पेंसेज हैं, ये सारे किस में आते हैं, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आते हैं, ठीक है। द पब्लिक अकाउंट दस रिसीव्ड इज केप्ट इन पब्लिक अकाउंट, जो भी पब्लिक मनी है वो पब्लिक अकाउंट में होता है, एंड इसकी जो डिसबर्समेंट है वो सब इससे कनेक्टेड है, ठीक है। देयर इज नो ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट हियर। अब देखिए क्या है ये, बेसिकली हमने सपोज देयर आर वेरियस स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। जैसे फीमेल चाइल्ड है, आपने सुना होगा, अगर कोई फीमेल चाइल्ड है 10 ईयर्स बिलो, तो उनके लिए देयर इज सुकन्या समृद्धि योजना का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। देयर इज अ सुकन्या समृद्धि योजना, या फिर अटल पेंशन योजना, फॉर एग्जांपल, जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल, ठीक है, अटल पेंशन योजना है या सुकन्या समृद्धि योजना है, या कोई भी स्कीम के अंडर आप जो है पैसे अपने कहीं पे जमा करवाते हो, ठीक है, तो वो सब किस में आ जाता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आता है, ठीक है। ओके, ये किस में आता है, पब्लिक अकाउंट। अब सपोज अगर आप ये पैसा जब मैच्योर हुआ, किसी टाइम पे ये पैसा मैच्योर हुआ, या फिर आपका प्रोविडेंट फंड है, पीएफ अकाउंट है, ठीक है, इसमें से आपने पैसा निकालना है, तो आप पार्लियामेंट के पास तो नहीं जाओगे ना उसके अप्रूवल के लिए कि ये पैसा निकालना है, या आपने बैंक को बोला, बैंक को रिक्वेस्ट किया कि भाई ये जो है मेरा पैसा आप रिलीज कर दो, तो बैंक पार्लियामेंट के पास तो नहीं जाएगा परमिशन लेने के लिए, ठीक है, सिंस इट इज अ पब्लिक अकाउंट। तो वो सब पैसा आप कह लीजिए कि पर्सनली जो पब्लिक का है, जो पैसा है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं होता है, वो पब्लिक अकाउंट में होता है, आपका चाहे पीएफ है या आपकी कोई सेविंग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो एक्ट कर रही है ना एज अ बैंकर। अगर आपने कोई स्कीम ली है, फॉर एग्जांपल जैसे सुकन्या समृद्धि, मैंने अभी आपको बताया, जो फीमेल गर्ल चाइल्ड के लिए जो मतलब फीमेल चाइल्ड के लिए जो स्कीम है, ठीक है, इसके अंडर जो पैसा जो है वो सबमिट मतलब जमा हो रहा है, ठीक है, और एट दी एंड जब इस पैसे को रिलीज़ करना है तो ये पैसा जो है गवर्नमेंट के थ्रू रिलीज़ होगा, ठीक है। बट अगेन वी डिड नॉट एक्चुअली गो फॉर पार्लियामेंट अप्रूवल इन दिस केस। तो ये सब जो पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है, वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब देखिए कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, मतलब कॉन्टीजेंसी फंड में कौन सा फंड जाएगा। तो आप ऐसे समझिए, देखिए कॉन्टीजेंसी फंड का मतलब होता है रिलीफ फंड, या फिर इमरजेंसी के लिए फंड, या फिर ऐसा फंड जो कि एट द टाइम ऑफ कोई नेचुरल कैलामिटी या फिर एट द टाइम ऑफ कोई डिजास्टर जब हमें फंड चाहिए, तो वो किसके थ्रू आएगा, वो आएगा जी कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। तो जब भी कहीं पे ठीक है, गॉड फॉरबिड्स कहीं पे कोई बाढ़ आ जाती है, या कहीं पे कोई मतलब कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, तो या कोई नेचुरल कैलामिटी कोई भी आती है, ठीक है, जैसे अभी जो है पैंडेमिक कोविड चल रहा है, ठीक है, तो इस केस में जो भी आप कह सकते हो कि जो भी पैसा
यूज़ होगा वो सब किससे होगा, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से होगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें ये चीज़ है कि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा तो वो जाएगा, लेकिन आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बेसिकली पैसा कॉन्टीजेंसी फंड में जाएगा, फिर कॉन्टीजेंसी फंड से जो है ये पैसा जो है रिलीफ पे लगेगा, ठीक है। अब कैसे लगेगा अभी समझते हैं इसको। देखिए क्या है इसमें, ये क्या है, सबसे पहले तो ये इम्प्रेस्ड नेचर का है। इम्प्रेस्ड मतलब इम्प्रेस्ड वर्ड जो है ये अकाउंट्स में यूज़ होता है बेसिकली। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है कि जब हम किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए एंड फॉर अ शॉर्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एक ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जब हम पैसा मेंटेन करते हैं उसको हम इम्प्रेस्ड कहते हैं, ठीक है। ये जो पैसा है, देखिए कंटीजेंसी फंड में क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि एग्जिस्ट फॉर डिजास्टर्स एंड रिलेटेड अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, जैसे कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है उसके लिए, ठीक है। द मनी ऑलरेडी स्पेंट इज रिकूपन्ड विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू इंश्योर दैट द कॉर्पस ऑफ द कॉन्टीजेंसी फंड रिमेन्स इंटैक्ट। देखिए होता क्या है इसमें, बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे क्या है कि आपने सपोज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ पैसा लगाया, ठीक है। सपोज आपको 100 करोड़ रुपीज़ चाहिए, ठीक है, कहीं पे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई है और आपने और गवर्नमेंट ने क्या करना है, यहाँ पे 100 करोड़ रुपीज़ स्पेंड करने हैं। तो कॉन्टीजेंसी फंड से 100 करोड़ रुपीज़ को विड्रॉ करके वहाँ पे पैसा लगा दिया गया, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो भी मिनिमम बैलेंस आप कह सकते हो, कॉर्पस, जो मिनिमम बैलेंस जो यहाँ पे मेंटेन करके रखना होता है गवर्नमेंट ने कॉन्टीजेंसी फंड में, फिर ये 100 करोड़ रुपीज़ जो कि माइनस हो गया कॉन्टीजेंसी फंड से, ये 100 करोड़ रुपीज़ जो है ये कंसोलिडेटेड फंड से वापस लिया जाएगा। ये कंसोलिडेटेड फंड से लिया जाएगा और फिर किस में रख दिया जाएगा, कॉन्टीजेंसी फंड में रख दिया जाएगा। ये इस तरीके से फंक्शन होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए वापस से वही रिपीट हो गया। अगर ये मतलब कि 100 करोड़ रुपए जो है कॉन्टीजेंसी फंड से निकाला गवर्नमेंट ने और कहीं पे लगाया, और फिर ये 100 करोड़ रुपए वापस हमें कॉन्टीजेंसी फंड में डालना है, तो कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे, इसको कंसोलिडेटेड फंड से लेंगे। और अगेन जब इसको कंसोलिडेटेड फंड से लिया जाएगा तो किसका अप्रूवल चाहिए, यहाँ पे पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली कॉन्टीजेंसी फंड के लिए नहीं चाहिए पार्लियामेंट का अप्रूवल, लेकिन कंसोलिडेटेड के लिए तो चाहिए। तो जब यहाँ से पैसा रिलीज हुआ कॉन्टीजेंसी से और अप्रूवल किसका लिया गया, कंसोलिडेटेड फंड का लिया गया, तो आप समझ रहे हो कि इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट को पता होगा कि कहाँ पे जो है पैसा स्पेंड हो रहा है, ठीक है। क्योंकि 100 करोड़ का अप्रूवल वापस हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कहाँ से लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट से लेना पड़ेगा जब उसको विड्रॉ करना होगा, कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है। तो यहीं पे लिखा है यहाँ पे मैंने कि द मनी ऑलरेडी स्पेंट इज रिकूपन्ड विड्रॉन फ्रॉम, ये मनी जो स्पेंड कर दी है उसको फिर से विड्रॉ करना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, टू इंश्योर कि जो कॉर्पस है कॉन्टीजेंसी फंड का वो इंटैक्ट रहे। जो कॉर्पस है यानी जो मिनिमम अमाउंट जो कि कॉन्टीजेंसी फंड में रखना है वो उतना ही रहे, ठीक है। तो ये जो कॉर्पस है एट प्रेजेंट वो कितना है, वो है ₹30,000 करोड़। मतलब हमारा जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसमें ₹30,000 करोड़ होते हैं। और ये 30 मतलब इस तरीके से है कि ₹30,000 करोड़ जो हैं ये कॉन्टीजेंसी फंड में हैं, और इस 30,000 करोड़ में से आपने कहीं पे सपोज स्पेंड कर दिया, कोई नेचुरल कैलामिटी आई या अभी सपोज कोविड के लिए आपने कहीं मतलब इसमें से कुछ अमाउंट जो है स्पेंड कर दिया, फिर ये अमाउंट वापस इसको 30,000 पे ही लाना है हमने। और ये अमाउंट कहाँ से लेंगे हम, ये फिर ये कंसोलिडेटेड फंड से हम ड्रॉ करेंगे पैसा और वापस इसमें डाल देंगे इसको 30,000 के लेवल पे आने के लिए, ठीक है। तो आप इसको बोलते हैं कि कॉर्पस कितना है, तो कॉर्पस है 30,000 करोड़, ठीक है। अभी जो लास्ट ईयर जो बजट आया था 2021-2022 का जो बजट है उसमें ये जो कॉर्पस है ये 30,000 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया था, ठीक है। इससे पहले जो है ₹500 करोड़ ही था, ये जो कॉर्पस है ये 500 करोड़ था, उसके बाद इसको 30,000 करोड़ जो है वो कर दिया गया 2021-2022 बजट में। ओके, अंडरस्टूड। और इस कॉर्पस को जो पार्लियामेंट है वो टाइम टू टाइम इस मतलब कॉर्पस को अमेंड कर सकती है। ओके, सो ये जो है दिस इज अबाउट द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। हाँ, वो जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है इट इज़ एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये किसके डिस्पोजल पे है, जैसे कि हमने किया कि जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है वो पार्लियामेंट का अप्रूवल पे है। कॉन्टीजेंसी फंड जो है इट इज़ एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडर द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री जो है फिनेंस की है और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ठीक है। तो इसमें जो है आप कह सकते हो कि एसेंट जो है डायरेक्टली किसकी चाहिए
होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की चाहिए होती है फॉर कॉन्टीजेंसी फंड। ओके, तो ये जो है ये हमारे अकाउंट्स जो हैं ये 3 हमने पढ़े आज। कौन से अकाउंट हमने पढ़े? हमने पढ़ा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देन वी रेड अबाउट पब्लिक अकाउंट, उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये 3 तरीके के अकाउंट्स जो है गवर्नमेंट के पास हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। ओके, सो आई विल सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बजट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कौन कौन से रिसिपिएंट्स हैं, कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं, कहाँ कहाँ पे, ठीक है। और भी इम्पॉर्टेंट जो है फिर हम टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स जो है डेफिसिट के हैं। ओके, so this will all read and will continue with the fiscal policy in the next lecture as well, ठीक है। so this is all about today's lecture, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए। I'll see you very soon with the next lecture. Till then, take care, bye bye.